तो हम क्लास 11th NCERT बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी का यूनिट 3 थर्ड यूनिट पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, जिसमें 2 वीडियो बन चुके हैं। इसके पहले हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, डिफरेंट साइज के सेल्स के बारे में जाना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में दिया है, क्या दिया है? The prokaryotic cells are represented by bacteria, blue-green algae, mycoplasma, and PP yellow. PP yellow means pleuropneumonia-like organisms. तो प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल्स ध्यान रखना है आपको। प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल्स कौन से हैं? बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गे या जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, जैसे नॉस्टाक एनाबीना हो गया, ऑसिलेटोरिया हो गया। ये ब्लू ग्रीन एल्गे के एग्जाम्पल हैं जो कि प्रोकैरियोटिक होते हैं। उसके बाद माइकोप्लाज्मा हो गया, जिसकी साइज अभी हम लास्ट वीडियो में पढ़ी थी, क्या साइज था उसका? 0.3 माइक्रोमीटर, जो कि स्मॉलेस्ट सेल हैं। एंड पीपी येलो का फुल फॉर्म है प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। दे आर generally smaller and multiply more rapidly than eukaryotic cells। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी गई है यहाँ पे, बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है। दे आर जनरली स्मॉलर, वो नॉर्मली क्या होते हैं? स्मॉलर होते हैं, बट मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स स्मॉलर होते हैं, लेकिन उनसे तेज, यानी मल्टीप्लाई बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत तेज़ करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स से। अब यहाँ पे जनरली पर ध्यान देना है कि दे आर जनरली स्मॉलर देन यूकैरियोटिक सेल्स, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ सेल्स यूकैरियोटिक सेल्स में भी कुछ सेल्स छोटी होती हैं, जिनकी साइज बैक्टीरिया से या प्रोकैरियोटिक सेल्स से छोटी हो सकती है, इसलिए जनरली लिखा है यहाँ पे। तो आगे क्या लिखा? दे में वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज। यहाँ पे भी बोल दिया, साइज में भी वेरिएशन है इनके, और शेप में शेप में भी वेरिएशन है। द 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया आर। यहाँ पे बैक्टीरिया के 4 बेसिक शेप्स दिए गए हैं। होते तो बहुत सारे होंगे, इसीलिए बेसिक बोला गया है। तो बेसिक शेप्स जो हैं, बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया आर बैसिलस मीन्स रॉड लाइक, यानी ऐसे बोल सकते हैं, है ना? बैसिलस हो गया, रॉड लाइक। कोकस मीन्स स्फेरिकल, ये स्फेरिकल हो गया। बैसिलस रॉड लाइक, कोकस स्फेरिकल हो गया। और विब्रियो तीसरा क्या है? विब्रियो मीन्स कॉमा शेप्ड। कॉमा कैसे होता है ना? ये कॉमा है तो कॉमा शेप्ड हो गया। क्या? विब्रियो का एग्जाम्पल बता सकता है कोई? विब्रियो का एग्जाम्पल है विब्रियो कॉलरी, जो कॉलरा काज करता है, बैक्टीरिया है विब्रियो कॉलरी, कॉमा शेप्ड होता है। और
कोकस का एग्जाम्पल क्या है? डिप्लोकोकस न्यूमोनी, डिप्लोकोकस न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। कोकस मीन्स क्या हो गया? स्फेरिकल। बैसिलस का एग्जाम्पल बता सकते हैं कोई? ये होमवर्क में दे रहा हूँ, आपको पढ़ के आना है। ये बता दे रहा हूँ, बैसिलस thuringiensis ये एक बैक्टीरिया है जो कि बायोटेक में पढ़ेंगे। बैसिलस thuringiensis बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। और उसके बाद चौथा है स्पाइरिलम। चौथा क्या है? स्पाइरिलम। इसका एग्जाम्पल स्पाइरिलम वोलुटेंस होगा। स्पाइरल मतलब स्पाइरल होता है सर्प के आकार का, ऐसे ऐसे, है ना? ऐसे कुछ ऐसे ऐसे होता है, स्पाइरल हो गया आपको। तो 4 बेसिक शेप्स बताए हमने बैक्टीरिया के। कौन कौन? बैसिलस, कोकस, विब्रियो और स्पाइरिलम। तो आगे देखते हैं। The organization of prokaryotic cell is fundamentally similar even though prokaryotes exhibit a wide variety of shapes and functions. इसको फिर से पढ़ते हैं। The organization of prokaryotic cells is fundamentally similar even though prokaryotes exhibit wide variety of shapes and functions. कह रहा है कि इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फंडामेंटली सिमिलर है, बट फिर भी ये वाइड वैरायटी ऑफ शेप्स, बहुत तरह के शेप या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। बहुत तरह के शेप होते हैं इनके, और बहुत तरह के फंक्शंस भी ये परफॉर्म कर लेते हैं, जबकि इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है फंडामेंटली क्या है? सिमिलर है। अब लिखा है all prokaryotes have a cell wall। अब ये भी ध्यान रखना है, सेल वॉल अभी तक तो प्लांट में पढ़ा था, ये प्रोकैरियोट्स में भी बता रहा है कि all prokaryotes have a cell wall surrounding the cell membrane except in mycoplasma। अब ध्यान देना है कि आपको स्टेटमेंट यहीं तक दे दिया। कहाँ तक? यहाँ तक। यानी स्टेटमेंट ये कह दिया कि ऑल प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन। तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका एक्सेप्शन भी यहाँ पे नोट किया है कि एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा, यानी माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाई जाती है ना। अब देखिए, सोचिए, एनालिसिस करिए। अगर मैं पूछूं कि माइकोप्लाज्मा की वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो एनिमल सेल्स की तरह है, तो क्या बताएंगे आप कि एनिमल सेल्स में भी सेल वॉल नहीं पाई जाती और माइकोप्लाज्मा में भी सेल वॉल नहीं पाई जाती। ये सिमिलरिटी हो गई। तो और अब ये पूछूं माइकोप्लाज्मा और प्रोकैरियोट्स, वैसे तो प्रोकैरियोट्स में ही तो है माइकोप्लाज्मा, इसलिए सिमिलरिटी तो बहुत है, बस डिसिमिलरिटी एक है कि इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज साइटोप्लाज्म। अभी हमने पढ़ा था कि जो साइटोप्लाज्म है सेमी फ्लूइड है। सेमी फ्लूइड जो है द फ्लूइड मैट्रिक्स फिल्ड द सेल इज द साइटोप्लाज्म। जो सेल्स जो हैं, प्रोकैरियोट सेल्स जो हैं,
उसमें फ्लूइड मैट्रिक्स भरा हुआ है, उसको साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं। साइटोप्लाज्मा इज द मेन एरिना ऑफ ऑल सेल्स लिखा था ना, ऑल सेल्स यानी सभी सेल्स में साइटोप्लाज्म जो है सेलुलर एक्टिविटी का मेन एरिना है। देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यानी प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। वेल डिफाइंड का मतलब मेम्ब्रेन, यानी जैसे जिसमें मेम्ब्रेन होता है उसमें उसको क्लियर कर बता सकते हैं कि यहाँ तक इसकी मेम्ब्रेन है, यहाँ तक इसका एरिया है। जब अब जिसके पास बॉर्डर ही नहीं है तो कैसे बताएंगे, इसलिए ये बोल रहा है कि देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मटेरियल हो सकता है और होता भी है, लेकिन डिफाइंड नहीं होता। डिफाइंड क्यों? डिफाइंड का मतलब उसमें मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, कवरिंग नहीं पाई जाती, इसलिए क्या बोल रहा है, देयर इज नो डिफाइंड न्यूक्लियस। द जेनेटिक मटेरियल, जो न्यूक्लियर मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल जो है, इज़ बेसिकली नेकेड। यही इसलिए जब उस पे मेम्ब्रेन नहीं पाई जा रही है तो वो नेकेड ही हो गया। इसलिए कह रहा है द जेनेटिक मटेरियल इज़ बेसिकली नेकेड नॉट एनवेलप्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी जो जेनेटिक मटेरियल है वो नेकेड होता है, उसके ऊपर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कवरिंग नहीं पाई जाती। तो इसीलिए तो यही तो मेन क्राइटेरिया था कि जो प्रोकैरियोट हैं और यूकैरियोट हैं उनको अलग अलग करने का। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसमें थी उसको यूकैरियोट में कैटेगराइज कर दिया गया, और जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी उसको प्रोकैरियोट्स में कैटेगराइज कर दिया गया। तो उसके बाद लिखा है इन एडिशन टू जीनोमिक डीएनए, जीनोमिक डीएनए के अलावा लिखा है इन एडिशन टू जीनोमिक डीएनए, जीनोमिक डीएनए को और क्या कहा है, द सिंगल क्रोमोसोम या सर्कुलर डीएनए। तो बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स में साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा है ना, तीनों आ गए। तो उनका जो डीएनए हो, जीनोमिक डीएनए है, उसको और क्या बोला गया है, सिंगल क्रोमोसोम या सर्कुलर डीएनए बोला गया है। सर्कुलर डीएनए मतलब जिसके दोनों एंड्स अटैच्ड हो, और डबल स्टैंडर्ड होता है, यहाँ पे अभी लिखा नहीं है। तो इन एडिशन टू जीनोमिक डीएनए द सिंगल क्रोमोसोम या सर्कुलर डीएनए, मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल, मैनी लिखा है, मैनी यहाँ पर ध्यान रखना है कि मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए, मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। जीनोमिक डीएनए के बाहर साइटोप्लाज्म में स्मॉल सर्कुलर डीएनए हो सकते हैं कुछ बैक्टीरिया में, मैनी बैक्टीरिया में। तो उनको क्या बोला जा रहा है, प्लाज्मिड। दीज स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड्स, है ना। प्लाज्मिड्स का इम्पॉर्टेंस आप बायोटेक में देखेंगे, इसका इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, वेक्टर का काम करता है। तो अभी इसको फिर से एक बार देखते हैं। मैनी बैक्टीरिया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। जीनोमिक डीएनए के बाहर कुछ बैक्टीरिया में स्मॉल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। सर्कुलर दोनों डीएनए है, जीनोमिक डीएनए भी सर्कुलर है और प्लाज्मिड भी सर्कुलर डीएनए है ना।
तो और जीनोमिक डीएनए जो है वो उसको ये बोल सकते हैं कि अंदर पाया जाता है, क्रोमोसोम वो न्यूक्लियोइड का पार्ट है। न्यूक्लियोइड मतलब नेकेड न्यूक्लियस या इंसिपिएंट न्यूक्लियस या एंशिएंट न्यूक्लियस, जो भी कह सकते हैं। तो जो प्लाज्मिड है वो भी सर्कुलर डीएनए है, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड है, और एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए बोल सकते हैं प्लाज्मिड को। क्यों? क्योंकि जीनोमिक डीएनए से अलग पाया जाता है, उससे बाहर पाया जा रहा है। और कुछ बैक्टीरिया, मैनी बैक्टीरिया में, सभी में नहीं, अगर ऑल स्टेटमेंट में लिख दिया कि ऑल बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए तो गलत हो जाएगा। यह समझ गया ना कि प्लाज्मिड के बारे में बोल रहा है, सभी बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता, ये बोल रहा हूँ मैं। दीज स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड। द प्लाज्मिड डीएनए confirms certain unique phenotypic characters to such bacteria. यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स जो होता है प्लाज्मिड्स के द्वारा बैक्टीरिया में पाया जाता है। उसके बाद वन सच कैरेक्टर, यानी जो ऐसा कैरेक्टर हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि प्लाज्मिड के द्वारा मतलब होता है, प्लाज्मिड की वजह से होता है। वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होते हैं, तो वही लिखा है कि जो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो जाते हैं वो किसकी वजह से होता है? वो प्लाज्मिड्स की वजह से होता है। तो वही लिखा है कि वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। इन हायर क्लासेज यू विल लर्न दैट दिस प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विथ फॉरेन डीएनए। अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि मतलब कोई सेल है जिसमें कोई फॉरेन डीएनए आ गया। अब ये जो पुरानी सेल है वो ट्रांसफॉर्म हो गई है ना, कि एक्स्ट्रा मतलब फॉरेन डीएनए अगर किसी सेल में इंसर्ट कर दिया जाए तो उसी को ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहे हैं। ये लिखा है कि डीएनए दिस प्लाज्मिड डीएनए यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विथ फॉरेन डीएनए। सॉरी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स। ये तो पहले ही पता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यूकैरियोट्स में पाया जाता है। नो ऑर्गेनेल्स लाइक द वंस इन द यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम्स। क्या कर रहा है? नो ऑर्गेनेल्स लाइक वंस इन द यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, कि जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं वो उसमें से कोई भी ऑर्गेनेल प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता है एक्सेप्ट राइबोसोम। वैसे राइबोसोम तो मेम्ब्रेन बाउंड तो होता नहीं है। अगर देखो स्टेटमेंट्स एक ऐसे बोल सकता है, प्रोकैरियोट्स में कोई भी ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते, ये गलत हो जाएगा।
क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि मेम्ब्रेन तो पाया जा रहा है, ये तो ऑर्गेनेल बोला है, अभी एनसीईआरटी ने ही बोला गया है, एनसीईआरटी में ही बोला है कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल क्या है? राइबोसोम, जो कि प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाता है, यूकैरियोट्स में भी पाया जाता है। तो हाँ, राइबोसोम जो है प्रोकैरियोट्स में और राइबोसोम उसमें यूकैरियोट्स दोनों में पाए जा रहे हैं। और जो सेल ऑर्गेनेल हैं वो केवल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल जो हैं वो केवल और केवल यूकैरियोट में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते हैं। राइबोसोम एक ऐसा नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है जो कि यूकैरियोट्स में भी पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाता है, और ऑर्गेनेल्स के कुछ ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी पाया जाता है। आगे लिखा है प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक, प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन, यानी इंक्लूजन बॉडी जिसको बोलते हैं, यानी इंक्लूजन के फॉर्म में प्रोकैरियोट्स में कुछ यूनिक पाया जाता है। इस यूनिक को क्या बोल रहे हैं? इंक्लूजन्स, इंक्लूजन बॉडीज बोलते हैं। है ना? A specialized differentiated form of cell membrane called mesosome is characteristic of prokaryotes. ध्यान देना है, मेसोसोम के बारे में बताया जा रहा है। ये मेसोसोम केवल प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, यूकैरियोट में नहीं पाया जाता। A specialized differentiated form of cell membrane called mesosome, है ना? डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन, मेसोसोम क्या है? डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मेसोसोम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स के दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमने देख लिया, तीन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कौन कौन? पहला तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स नहीं पाए जाते, सॉरी न्यूक्लियस जो है नॉन मेम्ब्रेनस है या मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद तीसरा क्या है? तीसरा इंक्लूजन बॉडी जो है वो भी यूनिक फीचर है प्रोकैरियोट्स का। चौथा क्या है? मेसोसोम, मेसोसोम भी केवल प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं। हम चार कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमने देख लिए यहीं पे। उसके बाद क्या लिखा है? दे आर इसेंशियली इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जो मेसोसोम है वो सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से बना होता है, इनफोल्डिंग से बना है मेसोसोम। तो हमने यहाँ तक देख लिया। अभी कुछ स्ट्रक्चर्स भी यहाँ पे दिए हैं, उसका मेजरमेंट देखना है, इसको बहुत ध्यान से देखना है। देखिए ये टिपिकल यूकैरियोटिक सेल की साइज बताया है 10 से 20 माइक्रोमीटर। अब सभी साइज अभी तक हमने जितनी साइज़ पढ़ा है, मतलब जितनी साइज़ पढ़े हैं सबका यहाँ पे कंपैरिजन बताएंगे और ध्यान से देखना है। और टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का साइज़ क्या दिया है? 10 से 20 माइक्रोमीटर। और आरबीसी का साइज़ कितना दिया था? 7 माइक्रोमीटर। बैक्टीरिया का टिपिकल बैक्टीरिया का साइज, सॉरी बैक्टीरिया की साइज क्या बताया था? 3 से 5
बैक्टीरिया की साइज क्या बताया था? 3 से 5 माइक्रोमीटर। लेकिन यहाँ पे टिपिकल बैक्टीरिया की साइज क्या बताया है? 1 से 2 माइक्रोमीटर। 1 से 2 माइक्रोमीटर। टिपिकल बैक्टीरिया का पूछेगा तो 1 से 2 माइक्रोमीटर, लेकिन केवल बैक्टीरिया का साइज पूछेगा तो कितना बताएंगे? 3 से 5 माइक्रोमीटर। और आरबीसी की साइज पूछेगा तो कितना? 7 माइक्रोमीटर, है ना। और टिपिकल यूकेरियोटिक सेल्स पूछेगा तो कितना बताएंगे? 10 से 20 माइक्रोमीटर। अब कितना देखिए, अब मेरा सवाल ये है कि टिपिकल यूकेरियोटिक बैक्टीरिया टिपिकल यूकेरियोटिक सेल्स जो है वो टिपिकल बैक्टीरिया से कितना गुना ज़्यादा है? कितना गुना है? 10 गुना 10 गुना है। यानी टिपिकल यूकेरियोटिक सेल जो है टिपिकल बैक्टीरिया की साइज से 10 गुना, कम से कम 10 गुना ज़्यादा बड़ी होती हैं। ये मैं केवल एनसीईआरटी के डाटा से क्वेश्चन बनाया हूँ बस। और पीपी येलो की साइज़ क्या है? 0.1 माइक्रोमीटर। लेकिन अभी हमने क्या देखा था? पीपी येलो की साइज़ माइक्रोप्लाज्मा की साइज़ क्या बताया था वहाँ पे? 0.3 माइक्रोमीटर। अब माइक्रोप्लाज्मा की साइज पूछेगा तो 0.3 माइक्रोमीटर बताएंगे। पीपी येलो की साइज पूछेगा तो 0.1 माइक्रोमीटर। और वायरसेस की साइज क्या होती है? 0.02 टू 0.02 माइक्रोमीटर, यानी 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर। यानी अभी तक हमने सबसे छोटा क्या देखा? वायरस की साइज, है ना। वायरस की साइज सबसे छोटी अभी तक देखी है कितनी? 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं अब सेल इनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। सेल इनवेलप मतलब सेल्स की आउटर लेयर, मतलब सेल्स के बाहर की कवरिंग्स, और उसमें जो मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं उनको हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या लिखा है? मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स, मोस्ट लिखा है, ऑल नहीं लिखा है। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स पर्टिकुलरली बैक्टीरिया मीन्स पर्टिकुलरली बैक्टीरिया क्यों बोला गया? क्योंकि प्रोकैरियोट्स तो कई सारे थे। बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिनको हम साइनोबैक्टीरिया बोले, पीपी येलो बोले, यानी पीपी येलो, ये सब प्रोकैरियोट सेल्स थे। लेकिन हम यहाँ पे पर्टिकुलरली बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे हैं कि मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स, particularly bacterial cells, have a chemically complex cell envelopes। क्या बोला गया है? have a chemically complex cell envelope। जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का जो सेल इन्वेलप है केमिकली कॉम्प्लेक्स है। Most prokaryotic cells, particularly bacterial cells, have a chemically complex cell envelope. The cell envelope consists of a tightly bound three-layered structure. Cell envelope consists of tightly bound three-layered structure, that is outermost glycocalyx। तो सबसे बाहर की कौन सी लेयर है?
ग्लाइकोकाइलिक्स, आउटर मोस्ट ग्लाइकोकाइलिक्स फॉलोड बाय सेल वॉल, उसके बाद क्या है, सेल वॉल है, उसके बाद एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सबसे अंदर की लेयर कौन सी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। तो कौन कौन सी लेयर हो गई, 3 लेयर, 3 में सबसे पहले ग्लाइकोकाइलिक्स, उसके बाद सेल वॉल, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन तो जानते ही हैं, सेल वॉल बाहर सबसे बाहर होती थी, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती थी, यानी सेल वॉल के बाहर जो है आउटर मोस्ट क्या हो गई, ग्लाइकोकाइलिक्स, 3 लेयर्ड है ना। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल इन्वेलप है बैक्टीरिया में या मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स में, है ना। उसके बाद जो सेल इन्वेलप है 3 लेयर्ड है, सबसे आउटर मोस्ट ग्लाइकोकाइलिक्स है, उसके बाद सेल वॉल, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑल्दो ईच लेयर ऑफ सेल इन्वेलप परफॉर्म्स डिस्टिंक्ट फंक्शन, यानी कह रहा है कि यद्यपि सेल इन्वेलप का हर एक लेयर जो है वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है, दे एक्ट टुगेदर एज ए सिंगल प्रोटेक्टिव लेयर। जब फंक्शन की बात आ रही है तो सभी लेयर अपनी अपनी अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती हैं, लेकिन दे एक्ट टुगेदर, यानी लेकिन वो प्रोटेक्शन के बाद जब आती है तब वो सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करती हैं, यानी एकजुट होकर प्रोटेक्शन का काम करती हैं। Bacteria can be classified into 2 groups on the basis of difference in cell envelopes. सेल इन्वेलप के में डिफरेंस के बेसिस पर बैक्टीरिया को दो टाइप में, 2 ग्रुप में डिवाइड किया जा रहा है। किसके बेसिस पे, सेल इन्वेलप्स में डिफरेंस के बेसिस पे। और शेप के बेसिस में हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था, 4 पार्ट्स में, इसको हम पहले पढ़ चुके हैं। कौन कौन से, बैसिलस, कोकस, विब्रियो एंड स्पाइरिलम, है ना। तो और बेसिस ध्यान रखना है, किस बेसिस पे डिवीजन हो रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ differences in cell envelope and manner in which they respond to staining procedure। 2 बेसिस है यहाँ पे, पहला सेल इन्वेलप्स में डिफरेंस की वजह से एंड द मैनर इन विच दे रिस्पॉन्ड टू स्टेनिंग प्रोसीजर डेवलप्ड बाय ग्राम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्टेनिंग प्रोसीजर डेवलप किया था। तो उसी के बिहेवियर के हिसाब से, यानी कौन सेल उस स्टेनिंग प्रोसीजर में कैसा व्यवहार कर रही है, उसी के बेसिस पे, और सेल इन्वेलप में डिफरेंस के बेसिस पे बैक्टीरिया को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। दोज दैट टेक अप ग्राम स्टेन और ग्राम पॉजिटिव, यानी ग्राम स्टेन को जिसने ले लिया उसको ग्राम पॉजिटिव स्टेन बोला गया। सॉरी, हाँ, दे टेक अप ग्राम स्टेन, वो ग्राम पॉजिटिव हुआ, एंड द अदर्स दैट डू नॉट आर ग्राम नेगेटिव। यानी ये कह रहा है कि जिसने ग्राम स्टेन को ले लिया, यानी टेकअप कर लिया,
वो ग्राम पॉजिटिव हुए, और जिसने नहीं लिया वो क्या हो गए, ग्राम निगेटिव हो गए। उसके बाद क्या लिखा है, ग्लाइकोकाइलिक्स डिफर इन कंपोजिशन। अब देखिए, अब सबसे आउटर लेयर कौन सी थी, ग्लाइकोकाइलिक्स। उसके बारे में क्या कह रहा है, डिफर्स इन कंपोजिशन एंड थिकनेस एमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। देखिए, अब इसमें जो सबसे बाहर वाली लेयर है वो कंपोजिशन में और थिकनेस में डिफर करती है अलग अलग बैक्टीरिया में। तो वही लिखा है, ग्लाइकोकाइलिक्स डिफर इन कंपोजिशन एंड थिकनेस एमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। कंपोजिशन में भी और थिकनेस में भी डिफर करती है अलग अलग बैक्टीरिया में। इट कुड बी ए लूज शीथ, ग्लाइकोकाइलिक्स लूज शीथ के फॉर्म में हो सकती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइम लेयर। इन सम, यानी कुछ में जो स्लाइम लेयर है, या स्लाइम लेयर के रूप में ग्लाइकोकाइलिक्स पाई जाती है। वाइल इन अदर्स it may be thick and tough, called capsule। यानी ग्लाइकोकाइलिक्स दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, स्लाइमी लेयर एंड कैप्सूल। स्लाइमी लेयर कैसी होती है, लूज शीथ के फॉर्म में होती है, उसको स्लाइम लेयर बोलते हैं। और कुछ में थिक और टफ होती है, जिसको कैप्सूल बोलते हैं। और इसके वजह से बैक्टीरिया को कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया बोलते हैं। The cell wall determines the shape of the cell and provides a strong structural support to prevent the bacterium from bursting or collapsing। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है। फंक्शन, सेल वॉल का फंक्शन बता रहा है। द सेल वॉल डिटरमाइंस द शेप ऑफ सेल। पहला फंक्शन क्या हो गया, सेल वॉल डिटरमाइंस शेप ऑफ द सेल, पहला फंक्शन हो गया। उसके बाद दूसरा फंक्शन क्या है, प्रोवाइड्स अ स्ट्रांग स्ट्रक्चरल सपोर्ट। क्या है, पहला तो हो गया शेप ऑफ सेल, दूसरा क्या हो गया, स्ट्रक्चरल सपोर्ट, स्ट्रांग स्ट्रक्चरल सपोर्ट हो गया। अब तीसरा क्या होने जा रहा है, तीसरा क्या है, दूसरा स्ट्रांग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट बैक्टीरियम फ्रॉम बस्टिंग एंड कोलैप्सिंग। यानी बैक्टीरिया को बस्ट होने से या कोलैप्स होने से कौन बचाता है, सेल वॉल, है ना। तो सेल वॉल के दो फंक्शन यहाँ पे दिए हैं, कौन कौन से, डिटरमाइन शेप एंड स्ट्रांग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट बैक्टीरियम फ्रॉम बस्टिंग और कोलैप्सिंग। तो आगे क्या लिखा है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब देखिए पहले ग्लाइकोकाइलिक्स के बारे में लिखा, ये इसमें ग्लाइकोकाइलिक्स के बारे में बताया। पहली लेयर सबसे बाहरी लेयर कौन सी थी, ग्लाइकोकाइलिक्स। उसके बाद सेकंड लेयर कौन सी थी, सेल वॉल। अब तीसरी लेयर सबसे अंदर वाली लेयर के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर एंड इंटरैक्ट्स विथ आउटसाइड वर्ल्ड। अब आप सोच रहे होंगे सबसे होती तो सबसे अंदर है, लेकिन बाहर के साइड जो होता है, मतलब आउटसाइड वर्ल्ड से ये क्या करती है, इंटरेक्शन करती है। यानी बाहरी संपर्क कौन बनाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे अंदर होने के बावजूद सबसे मतलब बाहर से संपर्क बनाने का काम किसका है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर
स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ यूकैरियोट्स। अब देखिए ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में सिमिलर होती है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स की जो सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर होती है वही स्ट्रक्चर सेम टू सेम प्रोकैरियोट्स के सेल मेम्ब्रेन में होती है। तो समझ में आ गया। अब हम आगे देखते हैं। A special membranous structure is the mesosome, which is formed by the extension of plasma membrane into cell। देखिए ये मान लीजिए ये सेल हो गया, बैक्टीरियल सेल हो गई, ये सेल वॉल हो गई। क्या हो गई? सेल वॉल। इसके अंदर होगी क्या? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग हो गई। ये क्या हो गया? ये मेसोसोम हो गया। यही लिखा है स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज द मेसोसोम विच इज फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू सेल। सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशंस हैं, इनवेजिनेशन है। These extensions are in the form of vesicles, tubules, lamellae। क्या है? vesicles, tubules, lamellae। VTL बोल सकते हैं, VTL या वेतुला। वेतुला से इसको मतलब याद कर सकते हैं कि मेसोसोम जो है तीन फॉर्म में पाया जाता है, वेजाइकल, टिबियोल एंड लैमेले। इसको हम कैसे पढ़ रहे हैं? वेतुला या वीटीएल। तो समझ गए। अब दे हेल्प इन द सेल वॉल। अब मेसोसोम के फंक्शंस के बारे में बताया जा रहा है। दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। कौन? मेसोसोम। पहला फंक्शन क्या हो गया? सेल वॉल फॉर्मेशन। पहला फंक्शन क्या हो गया? सेल वॉल फॉर्मेशन। उसके बाद क्या हो गया? डीएनए रिप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स। तो दूसरा क्या हो गया? डीएनए रिप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स। और दो फंक्शन हो गए। दे आल्सो हेल्प इन रिस्पिरेशन। ये तीसरा फंक्शन हो गया, रिस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं। सिक्रीशन में भी हेल्प करते हैं। सिक्रीशन प्रोसेस टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ to increase the surface area of plasma membrane। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया भी बढ़ाती हैं। कौन? मेसोसोम। एंड एंजाइमेटिक कंटेंट को भी बढ़ाती हैं। कौन? मेसोसोम। क्या फंक्शन हो गया? सेल वॉल फॉर्मेशन हो गया, डीएनए रेप्लिकेशन
एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स। डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करती हैं और डीएनए को डॉटर सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करने में भी हेल्प करती हैं मेजोसोम। दे आल्सो रिस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं, सेक्रेशन में भी हेल्प करते हैं, रिस्पिरेशन, सेक्रेशन, इंक्रीज इन सरफेस एरिया भी करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, एंड एंजाइमेटिक कंटेंट को भी बढ़ा देते हैं। कौन? मेजोसोम। इन सम बैक्टीरिया, क्या लिखा है? इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया। अब साइनोबैक्टीरिया के बारे में बोल रहा है कि इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया देयर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस। मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस, पहला तो मेजोसोम हमने पढ़ा, उसके बाद क्या पढ़ रहे हैं? देयर आर अदर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स इनटू द साइटोप्लाज्म कॉल्ड क्रोमेटोफोर्स which contain pigments। अब मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस दो प्रकार के हो गए, मेजोसोम हो गया और क्या हो गया? क्रोमेटोफोर्स। क्या हो गया? क्रोमेटोफोर्स। वही लिखा है कि इन सम प्रोकैरियोट्स like cyanobacteria there are other membranous structures into cytoplasm called chromatophores which contain pigments। chromatophores क्या क्या कंटेन करते हैं? पिगमेंट्स। क्रोमा मीन्स, क्रोमा को अलग अलग पढ़ेंगे। क्रोमा मीन्स कलर, फोर्स मीन्स बियरिंग। तो कलर बियरिंग या कलर मीन्स पिगमेंट्स, पिगमेंट को जो कंटेन करते हैं वो क्रोमेटोफोर्स होते हैं। क्रोमेटोफोर क्या होते हैं? मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होते हैं। किस में पाए जाते हैं? साइनोबैक्टीरिया में। समझ में आया? ठीक है। बैक्टीरियल सेल्स में बी मोटाइल और नॉन मोटाइल। बैक्टीरियल सेल्स में बी मोटाइल और नॉन मोटाइल, यानी क्या कर रहा है? बैक्टीरियल सेल्स जो हैं वो मोटाइल भी हो सकती हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकती हैं। इफ मोटाइल, अगर मोटाइल हैं, दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशंस फ्रॉम देयर सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजेला। क्या लिखा है? अगर बैक्टीरिया मोटाइल है, मोटाइल मतलब चलने वाला है, देन दे हैव थिन फिलामेंटस, थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल से एक्सटेंशन निकलेगा, उसको क्या बोलते हैं? फ्लैजेला। थिन है, फिलामेंटस एक्सटेंशन है, फ्रॉम सेल वॉल से है निकला हुआ, सेल वॉल से निकला है, उसको क्या बोल रहे हैं? फ्लैजेला। फ्लैजेला क्या काम करेगा? मोटिलिटी प्रोवाइड करेगा। बैक्टीरिया शो अ रेंज इन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला, यानी बैक्टीरिया में फ्लैजेला का नंबर और उसका अरेंजमेंट अलग अलग होता है। जैसे कुछ बैक्टीरिया में एक साइड में फ्लैजेला पाए जा रहे हैं, कुछ बैक्टीरिया में दो साइड में पाए जा रहे हैं, कुछ बैक्टीरिया में केवल एक फ्लैजेला पाए जा रहे हैं, कुछ में बहुत सारे फ्लैजेला पाए जा रहे हैं, कुछ बैक्टीरिया में चारों तरफ फ्लैजेला पाए जा रहे हैं, जिनको पेरिट्राइकस बोलते हैं, पेरिट्राइकस बैक्टीरिया, है ना। तो इसलिए बोल रहा है कि बैक्टीरिया शो रेंज इन नंबर भी अलग अलग होता है और अरेंजमेंट भी हो सकता है, मतलब अरेंजमेंट हमने दिखा दिए ना। कुछ में एक ही साइड में पाया जा रहा है बहुत सारा टफ्ट के रूप में, कुछ में फैले हुए पाए जा रहे हैं। तो ये अलग अलग टाइप के
अरेंजमेंट हो गए फ्लैजेला के। बैक्टीरिया बैक्टीरियल फ्लैजेलम बैक्टीरियल फ्लैजेलम इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। अब देखिए इस बैक्टीरियल फ्लैजेलम के 3 पार्ट्स बता दिए हैं, कौन कौन? फिलामेंट, हुक, बेसल बॉडी। फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन। फिलामेंट क्या है? फिलामेंट क्या है? लॉन्गेस्ट पोर्शन है किसका? फ्लैजेला का। एंड एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड। यही एक्सटेंड करता है सेल सरफेस से आउटसाइड की तरफ। तो सबसे लंबा पार्ट कौन हो गया? फिलामेंट। बिसाइड्स फ्लैजेला, पिलाई एंड फेम्ब्री आर आल्सो surface structures of the bacteria but do not play a role in motility। अब ध्यान दीजिएगा कि बैक्टीरिया के सरफेस स्ट्रक्चर्स पूछेगा तो क्या क्या बताएंगे? 3। कौन कौन? फ्लैजेला, पिलाई एंड फेम्ब्री, है ना। इसीलिए बोल रहा है बिसाइड्स फ्लैजेला, पिलाई एंड फेम्ब्री आर आल्सो सरफेस स्ट्रक्चर्स ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के 3 सरफेस स्ट्रक्चर्स हो गए। अब पिलाई एंड फेम्ब्री डू नॉट प्ले अ रोल इन मोटिलिटी। मोटिलिटी में कौन रोल प्ले करता है? केवल फ्लैजेला। पिलाई और फेम्ब्री का रोल मोटिलिटी में नहीं है। द पिलाई आर इलांगेटेड ट्यूबुलर। पिलाई आर इलांगेटेड हैं, ये भी ट्यूबुलर हैं, ट्यूब लाइक हैं। स्ट्रक्चर्स मेड ऑफ स्पेशल प्रोटीन। उस स्पेशल प्रोटीन का नाम होता है पिलिन। पिलिन प्रोटीन का बना होता है पिलाई। कैसा होता है? इलांगेटेड होता है, ट्यूबुलर होता है। इलांगेटेड होता है और कैसा होता है? ट्यूबुलर होता है। तो उसके बाद फेम्ब्री क्या है? फेम्ब्री आर स्मॉल ब्रिसल लाइक। ब्रिसल लाइक पूछेगा तो क्या बताएं? किसको बताएंगे? ब्रिसल लाइक फेम्ब्री। इलांगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर क्या है? पिलाई। और फ्लैजेला कैसा था? इलांगेटेड था, है ना। तो पिलाई आर इलांगेटेड ट्यूबुलर, फेम्ब्री आर स्मॉल ब्रिसल लाइक। ब्रिसल लाइक मतलब ब्रश जानते हैं ना, ब्रश के हेयर्स लाइक। ब्रिसल लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल्स से बाहर निकले होते हैं। इन सम बैक्टीरिया दे आर नोन टू हेल्प। देखिए इन सम बैक्टीरिया में दे आर आल्सो known to help attach the bacteria to rocks in stream and also to the host tissues। होस्ट टिश्यूज और रॉक्स, चट्टानों पर पकड़ने का काम क्या करते हैं? अटैच होने का काम किसका है? फेम्ब्री का। तो यही लिखा है इन सम बैक्टीरिया दे मतलब फेम्ब्री के बारे में बोला जा रहा है। सम बैक्टीरिया में फेम्ब्री क्या करती हैं? अटैचमेंट में हेल्प करती हैं। किससे? रॉक्स में। रॉक्स से अटैचमेंट में हेल्प करती हैं। और क्या करती हैं? होस्ट टिश्यू से भी अटैचमेंट में हेल्प करती हैं फेम्ब्री। तो यहाँ तक हो गया हमारा इन्वेलप के बारे में, प्रोकैरियोट्स के इन्वेलप के बारे में। अब हम देखते हैं राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी। उसके बाद यूकैरियोट का टॉपिक है, जल्दी से कवर कर लेते हैं इसको। राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी।
इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल। प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम है एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल, सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होते हैं, चिपके होते हैं। दे आर अबाउट 15 नैनोमीटर बाई 20 मीटर इन साइज। अब साइज इसका दे दिए कितना, नैनोमीटर में। और अभी तक जो हमने साइज पढ़ा था किस में था, माइक्रोमीटर में। अब ये नैनोमीटर है, इसकी साइज नैनोमीटर में है। तो नैनोमीटर और माइक्रोमीटर में बड़ा कौन होता है, माइक्रोमीटर। माइक्रो की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻⁶, और नैनो की कितनी होती है, 10⁻⁹। तो 10⁻⁻⁶ जो है वो बड़ा है 10⁻⁹ से, यानी माइक्रोन बड़ा होता है, नैनो छोटा होता है। अगर तो इस तरह से देखेंगे तो वायरस का साइज जो है राइबोसोम से बड़ा होता है ना। हाँ, वायरस का साइज या माइक्रोप्लाज्मा का साइज बड़ा होता है राइबोसोम से, क्योंकि वो उसके साइज माइक्रोन में दिए होते हैं और इसका नैनोमीटर में। नैनो मीन्स 10⁻⁹ और माइक्रोन का 10⁻⁶ था ना, बताया हमने। दे आर मतलब राइबोसोम, दे आर अबाउट 15/20 नैनोमीटर इन साइज एंड आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स। 2 सब यूनिट्स से मिलकर बने होते हैं, स्मॉल सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट। ये स्मॉल हो गया, ये लार्ज हो गया। 50S एंड 30S, ये किसके बारे में पढ़ा जा रहा है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के बारे में पढ़ा जा रहा है। इसलिए राइबोसोम जो है 2 सब यूनिट्स से मिलकर बना होता है, लेकिन राइबोसोम 2 प्रकार का होता है, 70S एंड 80S। 70S जो होता है वो उसका जो बड़ा वाला पार्ट है 50S, और छोटा वाला पार्ट जो है 30S। 50 और 30 मिलकर 70S बनाते हैं, ना कि 80S। यहाँ पे ध्यान देना है कि लार्जर सब यूनिट मतलब कितना है, 80S, और स्मॉलर सब यूनिट कितना है, 30S। तो यूनिट्स विच व्हेन प्रेजेंट टुगेदर फॉर्म 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स। समझ में आ गया कि उसमें प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम है वो भी 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। 70S प्रकार का होता है। 70S में 2 सब यूनिट होती हैं, 50S और 30S। जब दोनों मिल जाती हैं तो 70S का फॉर्मेशन करती हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का। राइबोसोम